नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं इस्तकबाल है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आपकी तैयारी है वो ज़ोर शोरों पर चल रही होगी और आप अंत समय में अपने रिवीजन पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आप क्या है कि नए टॉपिक ना पढ़कर आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि अब अंत समय में आपके वो टॉपिक क्या होंगे, अच्छे से मजबूत हो जाएँ और जिससे आप मजबूती के साथ आपके एग्ज़ाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करो। तो दोस्तों, आपको जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आपकी तैयारी में, इस रिवीजन में आपको ये समझाने के लिए कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा आपका अच्छे से तैयार हो चुका है, उसमें बेहतरीन आपको अच्छे से मदद करने में बेहतरीन रूप से मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, आज का अपना मॉडल पेपर अपने कर रहे हैं 7वां। कौन सा कर रहे हैं दोस्तों? प्रैक्टिस सेट 7। किसका? सीटी ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 10+2 के जो अपने मॉडल पेपर लेके चल रहे थे, उसमें अपना आज 7वां मॉडल पेपर है। और आपके एग्ज़ाम से पहले आपको करंट अफेयर की क्लासेज और संपूर्ण मॉडल पेपर के रूप में अपना पूरा सिलेबस क्या हो चुका होगा, रिवाइज अच्छे से हो चुका होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय अपना व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको एक रूप से आपके पूरे टॉपिक को क्या हो जाता है, आपके माइंड में अच्छे से मेमोराइज हो जाता है और वो उससे क्या होता है, आपको वो टॉपिक पूरा अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पहला प्रश्न देखिए आज का अपना। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा है? यानी कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो अपने किसका है? शेखावाटी क्षेत्र का है दोस्तों। कहाँ का है? शेखावाटी का। कहाँ का है दोस्तों? शेखावाटी का। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है, यानी कि किस श्रेणी में आता है? तो यह एक व्यावसायिक नृत्य है। क्या है दोस्तों? व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य कौन सा होता है? व्यावसायिक नृत्य वे नृत्य होते हैं दोस्तों जिनमें क्या है, कोई जाति या जनजाति या व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, वो जो अपने जीविका यापन के लिए अर्थात नृत्य करके पैसे कमाते हैं। ठीक है, वो नृत्य कौन से कहलाते हैं? व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, लोकनाट्य चार बेत किस शहर से संबंधित है? चार बेत लोकनाट्य किस शहर से संबंधित है दोस्तों? तो वो अपना किस शहर से संबंधित है? टोंक से संबंधित है। कहाँ से? टोंक से संबंधित है। बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है कि चार बेत से संबंधित या फिर इसके जो कलाकार कौन कौन हैं, तो वो है दोस्तों, आपको याद रखना है अच्छे से। करीम खां। कौन है? करीम खां। और आपके कौन है? खलीफा खां। कोई दोनों कौन है दोस्तों? खलीफा खां। करीम खां और खलीफा खां। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ का नृत्य है? टोंक का है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? यानी कि जो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा साथ साथ किए जाने वाले नृत्य कौन से कहलाते हैं? युगल नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, बात करिए अपने जो कौन सा है, चरी नृत्य है, शंकरीय नृत्य है, मांदल नृत्य है या गिंदड़ नृत्य है? तो दोस्तों, जो शंकरीय नृत्य है, शंकरीय नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मैंने आपको कल बताया था, भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। तो भीलों के द्वारा किए जाने वाला शंकरीय नृत्य क्या है दोस्तों? इनमें से युगल नृत्य। कौन सा है? युगल नृत्य। और बाकी सभी नृत्य कौन से हैं? ये पुरुष नृत्य है। ठीक है, बात करें दोस्तों गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ किस क्षेत्र का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। गिंदड़, कच्ची घोड़ी, ये नृत्य किस क्षेत्र के हैं? शेखावाटी क्षेत्र के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? यानी कि शासक और चित्रकला शैली है उनमें से जो असुमेलित है, यानी कि सुमेलित नहीं है, वो अपने को छांटना है। तो देखिए ऑप्शन ए, राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा, अनूप सिंह बीकानेर, विजय सिंह देवगढ़, सावंत सिंह किशनगढ़। तो देखिए दोस्तों, राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा शैली से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। राज सिंह फर्स्ट है वो किस शैली से संबंधित थे? नाथद्वारा शैली से संबंधित है, मेवाड़ शैली की उपशैली है। अनूप सिंह बीकानेर शैली से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बीकानेर शैली का स्वर्णिम काल अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। विजय सिंह देवगढ़ शैली, जबकि हम जानते हैं कि विजय सिंह नहीं होगा, देवगढ़ शैली के कौन थे दोस्तों? देवगढ़ शैली के तो अपने थे जय सिंह फर्स्ट थे। कौन थे? जय सिंह फर्स्ट थे। ठीक है, बात करें सावंत सिंह, तो दोस्तों सावंत सिंह किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही है ये भी। किशनगढ़ शैली वही है दोस्तों जिसका क्षेत्र कौन सा है? बनी ठनी है। क्या है? बनी ठनी है, बनी ठनी। ठीक है, और इसके चित्रकार कौन थे बनी ठनी के? निहाल सिंह थे। कौन थे? निहाल सिंह। निहाल सिंह।
ब्रिटनी को ये रास्ता भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। किसके शासनकाल के समय की बात है, सावंत सिंह के शासनकाल के समय की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। मणिकर्णिका को क्या कहा जाता है, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। चित्रकार कौन था, निहाल सिंह था। किसके शासनकाल के समय, सावंत सिंह के शासनकाल के समय की बात है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। यानी कि अपने को उद्गम, इसका उद्गम कहाँ होता है, नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से, ठीक है, अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से लेकर इसका जो क्या है दोस्तों संगम क्षेत्र है, अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी खाड़ी में, अरब सागर में। अब आप बताइए दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है या कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएंगे कि जो लूनी नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है या कच्छ के रण में जाके गिरती है। तो इसके उद्गम स्थल से और इसके संगम स्थल तक, ठीक है, अंतिम स्थल तक जो नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं लूनी नदी की, किसकी, लूनी नदी की, लवणवती की या अंतसलीला की। किसने कहा था अंतसलीला, इसको किसने कहा दोस्तों, कालिदास ने कहा था, ठीक है। और बात करें इसको मीठी खारी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जल है वो बालोतरा बाड़मेर से आगे जाकर क्या हो जाता है दोस्तों, खारा हो जाता है। और जो बालोतरा शहर है वो इस लूनी नदी के तट से भी नीचे स्थित है। इसी कारण वहाँ पर क्या जाती है दोस्तों, अत्यधिक बहाव होने के कारण इस बालोतरा शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। वर्तमान में भी दोस्तों वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में लूनी नदी में जल आने के कारण वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, बात करें अपने क्वेश्चन की, तो इसके उद्गम स्थल से, लूनी नदी के उद्गम स्थल से अंतिम स्थल तक, इसके डेल्टाई क्षेत्र तक जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनका क्रम कौन कौन सा है। तो दोस्तों बात करें, सबसे पहले इसके अंदर मिलती है गुइया। कौन सी नदी, गुइया, ठीक है, गुइया। उसके बाद मिलती है बांडी, गुइया, बांडी। फिर आपकी आती है सूकड़ी। कौन सी आती है, सूकड़ी, सूकड़ी, ठीक है। और उसके बाद आती है जवाई। दोस्तों ये जवाई नदी एकमात्र ऐसी नदी भी है जो इसके कौन से पक्ष से, दाएं पक्ष से, ठीक है, यानी कि अरावली क्षेत्र से न निकलने वाली एकमात्र इसकी सहायक नदी कौन सी है, जवाई नदी है, ठीक है। जवाई नदी इसके दाएं भाग से आने वाली एकमात्र नदी है, सहायक नदी किसके, लूनी नदी के, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, जवाई। उसके बाद आती है खारी। क्या आती है दोस्तों, खारी, ठीक है। और उसके बाद आती है कौन सी, अंतिम नदी इसकी सहायक नदी कौन सी है, आपकी सबसे पहले आएगी गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी और सागी। अंतिम नदी कौन सी है दोस्तों इसकी, सागी। जो सहायक नदी है वो कौन सी है, सागी है, ठीक है। अब बात करें इनमें से, तो सबसे पहले गुइया एक नंबर पर अपने बात कर ली। फिर उसके बाद आती है बांडी, ठीक है, फिर जवाई और सुकड़ी। एक सेकंड, जवाई पहले नहीं आएगी, पहले आएगी सुकड़ी दोस्तों, ठीक है। पहले क्या है, 3 नंबर पर सुकड़ी है और अपने 4 पर क्या है, जवाई है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है दोस्तों। जंगल की आग, वैसे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बात करें तो जंगल की आग को बोला जाता है दावानल। क्या बोला जाता है, दावानल। और जंगल की आग किस पेड़ को बोला जाता है, तो वो बोलते हैं दोस्तों खेजड़ी को, पलास को, महुआ को या धोकड़ा को। तो वो अपने बोला जाता है पलास के वृक्ष को। किसको दोस्तों, पलास को, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ढोक। और पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में 2-3 बार। पलास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पलास के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिका, क्या, ब्यूटिका मोनोसपर्मा, ब्यूटिका मोनोसपर्मा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ब्यूटिका मोनोसपर्मा किसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है पलास के वृक्ष का, ठीक है। बात करें खेजड़ी की, तो खेजड़ी दोस्तों राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है। घोषणा कब की गई खेजड़ी के राजस्थान के राज्य वृक्ष की, तो 21 मई 1981 को। और इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। महुआ क्या है, आदिवासियों के अंदर प्रचलित एक जो पूज्य वृक्ष वो मानते हैं उसको। और इसके पत्तों से क्या शराब क्या बनाई जाती है दोस्तों, शराब बनाई जाती है, मोकड़ी नाम जिसे वो बोलते हैं, ठीक है। धोकड़ा वन क्या है दोस्तों, जो पतझड़ वन है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं, धोकड़ा वन है, ठीक है। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। सबसे पहले बात करें कि दजिया और चिमाता है क्या,
तो दजिया और चिमाता दोस्तों क्या है, एक प्रकार से कृषि के प्रकार है। किसके प्रकार है दोस्तों, कृषि के प्रकार है। और कैसी कृषि के प्रकार है, तो ये है झूमिंग कृषि। कौन सी है दोस्तों, झूमिंग कृषि। अब झूमिंग कृषि की बात करें तो झूमिंग कृषि बोले तो यानी कि अस्थायी रूप से की जाने वाली कृषि। जैसे दोस्तों दजिया की बात करें तो जो दजिया कृषि है वो दोस्तों किस क्षेत्र में, मैदानी भाग में। कहाँ पर, मैदानी भाग में जंगल को काटकर या जलाकर उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है दोस्तों, दजिया कृषि कहलाती है। ठीक है। और बात करें चिमाता की तो चिमाता किस क्षेत्र में होती है, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जंगल को काटकर उस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, चिमाता। और ये दोनों किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो दोस्तों भील जनजाति के द्वारा चिमाता और दजिया कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखिए अपना अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति और अवस्थिति है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है, गलत है। स्थलाकृति और उसकी स्थिति किस जिले में है उससे संबंधित अपने को ऑप्शन छांटना है। तो बाकर पूर्वी सिरोही, गिरवा, उदयपुर, भोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद। तो बात करें दोस्तों बाकर क्या है, तो सिरोही क्षेत्र में, सिरोही के पूर्वी भाग में जो तिरव ढाल वाली, कैसी दोस्तों, तिरव ढाल वाला पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, हम बाकर कहते हैं। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या सही है, बिल्कुल दोस्तों। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तिरव ढाल वाली पहाड़ी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बाकर कहा जाता है। गिरवा क्या है दोस्तों, उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्तरी नुमा, क्या होती है दोस्तों, गोलाकार रूप से उदयपुर शहर के चारों तरफ तस्तरी नुमा जो पहाड़ी क्षेत्र उसे क्या क्या कहते हैं, गिरवा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गिरवा। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। भोराट का पठार तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, कहाँ पर दोस्तों, कुंभलगढ़ से गोगुंदा। कुंभलगढ़ कहाँ पर है, कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में, और गोगुंदा कहाँ पर है, गोगुंदा है उदयपुर में। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र या जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जो समतली क्षेत्र है इन दोनों पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में उसे क्या कहते हैं अपने, भोराट का पठार। बात करें दोस्तों कुंभलगढ़ की तो इसकी ऊंचाई है 1225 या 1224 मीटर भी देखने को मिलता है। बात करें गोगुंदा की तो गोगुंदा की ऊंचाई है अपने को 840 मीटर। गोगुंदा की चोटी की ऊंचाई कितनी है, 840 मीटर। दोनों काफ़ी बार पूछी जाती हैं, अपने को याद रखना है, गलती नहीं करनी है। देखिए बात करें रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र की तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों। रामगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पढ़ते हैं, और रामगढ़ अभी तो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में भी आ चुका है। तो वो कहाँ पर है, सभी जानते हैं कि कहाँ पर है दोस्तों, बूंदी में। कहाँ पर है, बूंदी में। और रामगढ़ के समीप ही एक दर्रा है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, खटकड का दर्रा। रामगढ़ खटकड का दर्रा कहाँ पर है, बूंदी में। और आडावाड़ा पर्वत श्रेणी वो भी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। ठीक है, ये सब अपने को याद रखना है। बात करें राजसमंद की तो राजसमंद में क्या है दोस्तों, राजसमंद में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक दर्रे की कहाँ पर पाए जाते हैं, राजसमंद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं इससे संबंधित आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों कि जो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं। या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया के मध्य का जो पठारी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जो पशुओं की नस्ल है और उससे संबंधित जो पशु है वो किस नस्ल का पशु है, या वो जो नस्ल दी हुई है अपने को वो किस पशु की है, उससे संबंधित कौन सा नहीं है वो देखना है दोस्तों। तो खैरी बकरी की, सोनाड़ी भेड़, संचोरी गाय, महसाना भैंस। तो महसाना भैंस सभी को अच्छे से पढ़ते ही ध्यान में आ गया, महसाना भैंस की है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संचोरी गाय की है, ये भी बिल्कुल सही है। सोनाड़ी भेड़ की है, और खैरी भी किसकी है दोस्तों, खैरी भी अपने भेड़ की नस्ल है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 10, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और जो अपने को सही नहीं है उसका चयन करना है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, रामानुज ऑप्शन मिलाने हैं दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले अपने क्या कर लेते हैं, मिला ही लेते हैं। तो रामानुज है वो क्या है दोस्तों, रामानुज है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से संबंधित है। इसमें क्या थे, विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य में क्या है, द्वैताद्वैत। क्या है दोस्तों, द्वैताद्वैत। निम्बार्क क्या है, एक सेकेंड, द्वैताद्वैत नहीं, इसमें द्वैतवाद है दोस्तों। माधवाचार्य क्या होगा, माधवाचार्य में द्वैतवाद है, तो द्वैतवाद तो ऑप्शन में नहीं है। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं। रामानुज क्या है, उसमें दोस्तों विशिष्टाद्वैत होगा। क्या होगा, विशिष्टाद्वैत, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। माधवाचार्य उसमें द्वैतवाद है, तो ऑप्शन डी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें द्वैत दिया है सिर्फ, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, क्या होगा, द्वैतवाद होगा।
तो बी को डी से मिला के देखते हैं एक बार। निम्बार्क में क्या है, निम्बार्क में है दोस्तों अपने, निम्बार्क में है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत किसका है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। और वल्लभाचार्य क्या है दोस्तों, वल्लभाचार्य तो सभी जानते ही हैं शुद्धाद्वैत से संबंधित है। तो इसमें अपने आ गया सी डी बी और ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी डी बी ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या बोल रहा है कि इसमें भी क्या करना है, अपने को मिलान करना है। और किससे, जो पशु मेला है और उससे संबंधित स्थान कौन सा सही है उससे मिलान करना है। जो गलत है उसका अपने को, क्षमा कीजिए गलत नहीं, सारे सही हैं, सही से मिलान करना है, ठीक है। तो वीर तेजाजी मेला से भी जानते हैं कि पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, पर्वतसर नागौर में। शिवरात्रि मेला दोस्तों कहाँ बढ़ता है, तो शिवरात्रि मेला बढ़ता है अपने, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। शिवरात्रि मेला कहाँ बढ़ता है, भरतपुर में बढ़ता है, ठीक है। बात करें चंद्रभागा मेले की, तो चंद्रभागा मेला सभी जानते हैं कि कहाँ पर है, चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। और बात करें अपने किसकी, मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी पशु मेला सभी जानते हैं कि मालानी क्षेत्र बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों, मालानी क्षेत्र बाड़मेर का। और मालानी नाम से एक घोड़े की नस्ल भी है जो यहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है और उसी से संबंधित ये मेला है। बात करें दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेले की, तो यहाँ पर नागौरी नस्ल का गाय है उससे संबंधित मेला बढ़ता है। शिवरात्रि मेला भरतपुर हरियाणवी नस्ल से के लिए प्रसिद्ध है। और ये कौन सी है दोस्तों, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। और मल्लीनाथ जी पशु मेला कौन सी है, थारपारकर गाय और मालानी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए में क्या है, 3 है, ए में 3, बी में 2 और 3 नंबर में अपने क्या हो जाएगा, चंद्रभागा झालावाड़ 4 और डी में क्या हो जाएगा, मल्लीनाथ जी पशु मेला ए बाड़मेर। तो हो गया अपने 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में बात करें दोस्तों, पर्यटन विभाग की स्थापना की, तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, 1956 में हुई थी। कब हुई थी, 1956 में हुई, अपने को याद रखना है। बात करें दोस्तों आरटीडीसी की, आरटीडीसी, ठीक है, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम की, किसकी दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन विभाग निगम की, कॉरपोरेशन की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल, लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1979 में। कब हुई, 1979 में, 1979 में हुई थी, ठीक है। और बात करें दोस्तों हाल ही में करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इको टूरिज्म, राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई। इको टूरिज्म, तो इको टूरिज्म नीति है वो दोस्तों कब लागू हुई थी, जुलाई 2021 में, ठीक है, अपने को याद रखना है, जुलाई 2021 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1956 सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें प्रश्न संख्या 13 की, तो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है दोस्तों, किसकी सिफारिशों के आधार पर अब्बू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया। तो अब्बू एवं देलवाड़ा को अंतिम चरण में राजस्थान के अंदर मिलाया गया था दोस्तों। अब्बू और देलवाड़ा क्षेत्र किस, क्षमा कीजिएगा, अब्बू और देलवाड़ा को छठे चरण में मिलाया गया था। किस चरण में, छठे चरण में। और किस समिति की सिफारिश पर, तो फैजल अली जो समिति थी दोस्तों, कौन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग वाली समिति, कौन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग समिति के जो अध्यक्ष थे फैजल अली समिति भी इसे कहा जाता है और राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसे ही बोला जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसी के आधार पर किसको मिलाया गया था दोस्तों, अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र को कहाँ पर मिलाया गया था, राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। बात कर सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल कौन थे दोस्तों, जो भारत सरकार के द्वारा राज्यों को या देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए जो किसका जुम्मा सौंपा गया था, वो किसे, सरदार पटेल को सौंपा गया था। और गुरुमुख निहाल सिंह कौन थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। गोकुल भाई भट्ट कौन थे दोस्तों, जो सिरोही है, गोकुल भाई भट्ट किससे संबंधित थे दोस्तों, सिरोही, ये अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र इन्हीं से संबंधित था। और इन्हीं के लेने के लिए हीरालाल शास्त्री जी ने कहा था कि अब्बू देलवाड़ा क्षेत्र यानी कि इसी को राजस्थान में मिलाने के लिए इन्होंने कहा था कि गोकुल भाई भट्ट को हम राजस्थान से अलग नहीं होने देंगे। इसी कारण अब्बू और देलवाड़ा को कहाँ पर, गोकुल भाई भट्ट का जो क्षेत्र था, इनका जो नौज गाँव इनका जन्म स्थान था,
उसे राजस्थान में मिला दिया गया। उसके अलावा जो क्षेत्र था उसे मुंबई प्रांत में मिला दिया गया था। किसके कहने पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर। इसे हम एक एकड़ में अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। बात करें प्रश्न संख्या 14 की, गिरियसन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है? गिरियसन ने किस बोली को? तो गिरियसन ने दोस्तों अपनी एक पुस्तक थी उनकी 1908 के अंदर, एक प्रसिद्ध पुस्तक रही, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसके अंदर उन्होंने दोस्तों चर्चा की है किसकी? राजस्थान की भीलों की बोली कही जाने वाली बागड़ी बोली की। किसकी दोस्तों? जो बागड़ी बोली है उसको उन्होंने क्या कहा है? भीलों की बोली कहा है। ठीक है। बात करें दोस्तों डिंगल की, तो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान है, अर्थात मोस्तरीय प्रदेश का जो लिपि है, भाषा की लिपि है, उसे क्या कहा जाता है? साहित्यिक रूप को, भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। और पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिंगल कहा जाता है। बात करें अहिरवाटी की, तो अहिरवाटी दोस्तों प्रमुख रूप से यादव वंश की या यादव क्षेत्र जो अपने अहिरवाल जिसे बोला जाता है उसके अंदर सम्मिलित है। अलवर, ठीक है, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड का जो राजस्थान का कुछ क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाने वाली बोली कौन सी है दोस्तों? अलवर बोली है। निमाड़ी बात करें दोस्तों, तो निमाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। आपको पहले बताया गया है कि निमाड़ी बोली किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? ये क्वेश्चन अपने पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसी मॉडल पेपर सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्वेश्चन तो ये नहीं आया था, अलग आया था। अपने बात कर चुके थे कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रामचंद्र ने किया था, जयदयाल मेहराब खान ने किया, हीरालाल और हीराचंद ने किया, रावत जोध सिंह ने किया। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन बी, जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान, जयदयाल और मेहराब खान ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये कोटा में हुई क्रांति से संबंधित थे। ठीक है। और यहाँ पर मेजर बर्टन कोटा के एजीजी, कोटा के पीए कौन थे? एजीजी नहीं थे, कोटा के पीए पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की क्या हो गई थी दोस्तों? इन्होंने हत्या कर दी थी और उनका सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। उसके साथ ही इनके दोनों बेटे और 2 डॉक्टर, कौन कौन से दोस्तों? 2 डॉक्टर सेल्डन और सेवान, दोनों की क्या कर दी थी? यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और उसके पश्चात किसने? कर्नल रॉबर्ट्स ने किसकी सहायता से? करौली की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? करौली के राजा मदनपाल की सहायता से कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। बात करें जोध सिंह की, तो जोध सिंह कहाँ के थे? सलुम्बर के क्या थे? सामंत थे, सरदार थे। और रामचंद्र, या फिर यहाँ पर बोले दोस्तों रामचंद्र ना बोलकर, यदि राम सिंह दिया होता तो राम सिंह सेकंड कोटा के शासक का ही नाम था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 16, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो विजय सिंह पथिक सभी जानते हैं दोस्तों किस आंदोलन से संबंधित थे? जाट आंदोलन से थे, किसान आंदोलन से, जनजातीय आंदोलन से या मेवा आंदोलन से? तो किसान आंदोलन। और सबसे लंबा चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन वो किस कारण सफल हुआ था दोस्तों? विजय सिंह पथिक के कारण सफल हुआ था। ये इसके कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। विजय पथिक कौन से चरण में दोस्तों? 1916 से 1923 तक जो इसका द्वितीय चरण रहा उससे संबंधित, उससे जुड़े रहे, उसका उन्होंने क्या किया? सफल नेतृत्व किया। और इन्होंने कौन कौन से जो अखबार चलाए? तो दोस्तों राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रसिद्ध किया। और इसके साथ ही इन्होंने प्रताप जो समाचार पत्र है किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का, कहाँ से प्रकाशित होता था वो? कानपुर से। उसके द्वारा भी क्या किया? संपूर्ण भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया दोस्तों? जो इसकी सूचना पहुँचाने का या फिर उसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था। ठीक है। इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? विजय सिंह पथिक का मूल नाम बात करें तो भूप सिंह था। कहाँ का था? क्या था? भूप सिंह। और ये कहाँ के थे? भीप सिंह नहीं, सॉरी, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था दोस्तों? भूप सिंह था। और ये कहाँ के थे? बुलंदशहर यूपी के से संबंधित थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती हैं? तो बात करें दोस्तों आंधियों की, किसकी आंधी सर्वाधिक चलने की? तो वो सबसे उत्तरी जिला कौन सा? गंगानगर। श्री गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ आती हैं। और बात करें सर्वाधिक भूमूले या जो उष्ण चक्रवात होते हैं, जो धूल भरी आंधियों के साथ भूमूले बोलते हैं ना जिसको राजस्थानी भाषा में भूमूले, तो वो आते हैं दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर आते हैं? बीकानेर में। ठीक है। और सर्वाधिक यदि वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। वहाँ पर कितने दिन दोस्तों? 48 दिन। कितने दिन मानसून ठहरता है? और स्थान की क्षमा कीजिएगा, बात करें स्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो वो कौन सा है? माउंट आबू है।
कहाँ पर है, माउंट आबू में, और वहाँ पर कितने दिन मानसून ठहरता है, 48 दिन। बात करें जिले की तो वो झालावाड़ है, वहाँ पर कितने दिन ठहरता है, 40 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इनमें से 3 बालू का स्तूप हैं अपने को दिए हुए, और एक है जो बालू का स्तूप नहीं है। बालू का स्तूप बात करें दोस्तों किसे कहते हैं, तो रेत के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, उसमें रेत के बड़े टीलों को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। और बालू का स्तूप के प्रकारों के बारे में बात करें तो दोस्तों बरखान भी बालू का स्तूप होता है, सीफ भी बालू का स्तूप का प्रकार है, और पैराबोलिक भी एक बालू का स्तूप है, जबकि थली आपका बालू का स्तूप नहीं है। ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र विशेष का नाम है जो उत्तरी बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, चूरू इस क्षेत्र और कुछ भाग नागौर का, इन जिलों के जो सम्मिलित रूप है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, थली कहा जाता है। ठीक है, बात करें बरखान की तो बरखान क्या है दोस्तों, सबसे अधिक जो मरुस्थलीकरण का क्षेत्र को यानी मरुस्थल को बढ़ाने का, मरुस्थल के मार्चीकरण का जो कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन से हैं, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप है। ये अनुदद्रीय प्रकार के बालू का स्तूप है। ठीक है, किस प्रकार के, अनुदद्रीय प्रकार के बालू का स्तूप है। और सीप, बात करें सीप की तो ये है अनुप्रस्थ, क्षमा कीजिएगा सॉरी मैं उल्टा बोल गया, बरखान है वो कौन से दोस्तों, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ प्रकार के, यानी कि इस दिशा से यदि वायु आ रही है तो बालू का स्तूप किस प्रकार से बनेगा, उसके लंबवत, क्या बनेगा, लंबवत। ठीक है, समानांतर ना बनकर लंबवत बनेगा। बात करें सीख की तो ये क्या है दोस्तों, अनुदैर्ध्य प्रकार के बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य कैसे, जैसे इस दिशा में यदि वायु का प्रवाह हो रहा है तो बालू का स्तूप भी किस प्रकार से बनेगा, इसी दिशा में बनेगा, यानी कि उसके समानांतर बनेगा। और पैराबोलिक की बात करें तो दोस्तों महिलाओं के जो हेयरपिन है उसके आकार के बालू का स्तूप कौन से होते हैं, पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। इनकी दिशा है वो बरखान की दिशा से उल्टी होती है। किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया, तो वो दोस्तों कौन से थे, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। तो बात करें दोस्तों कौन सी नेता थी वो, तो किशोरी देवी थी, उत्तमा देवी थी, रमा देवी थी या दुर्गा देवी थी। तो दोस्तों किसान आंदोलन में जो महिलाओं ने भाग लिया शेखावाटी क्षेत्र में, वो किसके नेतृत्व में भाग लिया था, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा, किशोरी देवी। ठीक है, और यहाँ पर जो नरोत्तम लाल जोशी ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम क्या था दोस्तों, अपने को याद रखना अच्छे से, जकात आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों, जकात आंदोलन। ठीक है, कहाँ पर चला, शेखावाटी क्षेत्र में, और कब चला, 1939 में, 1939। ठीक है, 1939 में जकात आंदोलन चलाया किसने, नरोत्तम लाल जोशी ने, अच्छे से याद रखना है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रखा है। तो पूर्ववर्ती सरकार जो अशोक गहलोत सरकार थी दोस्तों, उसने उद्योग विभाग का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर दोस्तों, उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया था, उद्योग विभाग का नाम बदलकर उसने रख दिया उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ऑप्शन डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम बदल दिया। ठीक है, कब, 2021 में, मार्च 2021 में। ठीक है, किसने, अशोक गहलोत सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, अजमेर नगर संस्थापक कौन था, अजमेर नगर संस्थापक कौन था, अर्णोराज, अजयराज, अजयपाल, सोमेश्वर। तो अजयराज, अजमेर की स्थापना किसने की दोस्तों, अजयराज ने की, और कब की, 566 ईस्वी में की, 566 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। तो 2001 और 2011 की जनगणना की बात कर रहा है दोस्तों, इनकी तुलना में लिंगानुपात कितना बढ़ा या कितना घटा, उसमें जो अंतर रहा उसकी बात अपने से की जा रही है दोस्तों। बहुत ही जल्द 2024 के लास्ट तक जो जनगणना 2000 के जो आंकड़े, नवीनतम आंकड़े आने थे वो भी आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अपने को वो भी पढ़ने होंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 24। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, 2021 में बात करें, 2001 में बात करें तो वो जो लिंगानुपात वो आपका था 890 महिला प्रति 1000 पुरुष। और 2011 की बात करें तो 2011 में आपका जो लिंगानुपात रहा वो रहा 914। तो कितना अंतर हो गया दोस्तों, आप बता सकते हैं कितना अंतर हो गया। तो अंतर हो गया आपके 914 में से 890 गए, कितना अंतर हो गया, 24 का अंतर हो गया। कितना अंतर हो गया, 24 का। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है अपने को, 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई दोस्तों। एक तो अपने को ये सबसे पहले याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1822, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जाएगा। पीछे मैंने आपको मेवाड़ भील कोर भी बताया है,
उसके बाद शेखावटी ब्रिगेड उसको भी बता चुके हैं। और अब आज वाले अपने मॉडल पे अपने कौन सी आ गई, मेरवाड़ा बटालियन आ गई। इन सभी की स्थापना जो वर्ष है वो अपने को अच्छे से याद रखना है। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो वो आपसे बात कर ले तो कहाँ पर हुई, ब्यावर में हुई थी। कहाँ पर, ब्यावर में, ठीक है। ये आर्थिक राजधानी थी दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र की। नेक्स्ट देखिए, कमला और इलायची किस चित्रकला की अग्रणी महिला चित्रकार है। तो बात करें दोस्तों कमला और इलायची, कमला और इलायची दो ही महिला चित्रकारों का नाम विशेष रूप से पूछे जाते हैं दोस्तों। और लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन अपने को देखने को मिल ही जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किसकी तरफ से, आरसम एसएसबी बोर्ड की तरफ से। बहुत ही उसका पसंदीदा क्वेश्चन है। कमला इलायची काफ़ी बार पूछा जाता है। चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो जोधपुर से, नाथद्वारा से, किशनगढ़ से या बूंदी से। तो प्रश्न संख्या 24 का अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 में अपना ऑप्शन बी नाथद्वारा चित्रशैली अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित अन्य चित्रकारों की बात करें तो दोस्तों कौन कौन थे, रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, तुलसीराम और घासीराम। कौन कौन थे दोस्तों, रामचंद्र, सारे राम और विष्णु के नाम पर ही दोस्तों, रामचंद्र, नारायण, नारायण, ठीक है, तुलसीराम, तुलसीराम और घासीराम। ये अन्य भी किससे संबंधित है, घासीराम। कौन सी शैली से, नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। अच्छे से याद रखना है। मिर्जाई, दुतोई और डगला किसके प्रकार हैं, तो ये तो सभी जानते हैं दोस्तों, मिर्जाई, दुतोई, डगला, ठीक है। इसके अलावा नाम लूँ मैं, अंगरखी, बुगतरी, अचकन, दुतई, मिर्जाई, डगला, ये किसके प्रकार हैं, तो ये अपने को बात करें दोस्तों अंगरखी के विशेष प्रकार है। अंगरखी के प्रकार क्या हैं, मिर्जाई, दुतई, डगला, ठीक है, और चुगतनी, बुगतरी, अचकन, ये किसके प्रकार हैं, अंगरखी के प्रकार हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया। बहुत ही डीपली क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने को, क्योंकि हर जगह ये देखने को नहीं मिलता। और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जो विशेष विद्यार्थी होते हैं, जो इन्होंने अच्छे से तैयारी की होती है और क्वेश्चनों को विशेष रूप से अच्छे से तैयार करके टॉपिक को डीपली पढ़ा होता है, गहराई से पढ़ा होता है, उन्हीं के इस प्रकार के क्वेश्चन सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। और आपके लिए तो हम बहुत ही गहराई से अच्छे से क्वेश्चनों का संकलन करके लेके आ रहे हैं। तो अच्छे से मेहनत करें तो दोस्तों आपको तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। आप अच्छे से बस ये जो प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जो आपकी तैयारी चल रही है निरंतर, पीछे से जो आप मैटर पढ़ रहे हैं उसको आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड, डी कहाँ पर है दोस्तों, डी अभी वर्तमान में तो क्या बन चुका है, नया जिला बन चुका है दोस्तों, नया जिला बन चुका है ना, किससे अलग होकर। तो बात करें दोस्तों किससे अलग हुआ डी, तो डी जिला भरतपुर से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है दोस्तों, भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है, ठीक है। इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया, तो जगन्नाथ पहाड़िया 13 जुलाई 1981, शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985, हरदेव जोशी 20 जनवरी 1988, मोहनलाल सुखड़िया 16 फरवरी 1980। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिवचरण माथुर। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों बात करें कि जो शिवचरण माथुर है वो डी के अंदर क्या करने गए थे, विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार करने गए थे, उनकी बैठक थी। और इन्हीं के सामने जो वहाँ के क्षेत्र के पूर्व विधायक और उनके जो क्या थे विपक्ष में जो प्रतिद्वंदी खड़े हुए थे, उन कौन थे, राजा मान सिंह, ठीक है। उनके और इनके समर्थकों के बीच में क्या हो गई दोस्तों, हाथापाई हो गई। और अगले दिन क्या हो गई, पुलिस फायरिंग के दौरान राजा मान सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उसी के कारण, उसी के चलते इनको शिवचरण माथुर जी को 23 फरवरी को क्या देनी पड़ा दोस्तों, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 27, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बात करें करौली की, डी की, बयाना की या शाहबाद की। तो बयाना के अंदर कहाँ दोस्तों, बयाना। और बयाना कहाँ पर है दोस्तों, बयाना है भरतपुर जिले में। जबकि इसका विजय मंदिर किले के निर्माण की बात करें तो आप भरतपुर जाते ही भरतपुर के शासक को पढ़ने जाकर कहाँ पर जाएंगे, अलवर के, कहाँ के दोस्तों, अलवर के जय सिंह ने, किसने दोस्तों, अलवर के जय सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, विजय मंदिर किले का निर्माण करवाया था। ये वही जय सिंह है दोस्तों जो मेवात किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन से संबंधित थे, जिन्हें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था दोस्तों, देश निकाला दे दिया था, ठीक है।
बात करें प्रश्न संख्या 28 की, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किस शब्द का दोस्तों? शब्द पर जाइएगा, अच्छे से गौर करनी, राजपूताना शब्द। तो बात करें दोस्तों, राजपूताना शब्द किसने दिया था? मेटकोफ ने दिया, कर्नल टोड ने दिया, लॉर्ड वेलिजली ने दिया या जॉर्ज थॉमस ने दिया? तो आप लोग बोलेंगे कि सर जॉर्ज थॉमस ने। कब दोस्तों? सन 1800 ईस्वी में। कब दोस्तों? सन 1800 में। 1800 ईस्वी में किसने? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दोस्तों? जॉर्ज थॉमस ने क्या शब्द दिया? राजपूताना शब्द का उल्लेख किया। और इसका जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो 1805 में। कब दोस्तों? 1805 ईस्वी में पुस्तक क्या है? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या दोस्तों? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ये पुस्तक है। और इसके अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? कि जो राजपूताना शब्द है वो किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और पुस्तक लिखी किसने थी? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसकी पुस्तक है दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन की। प्रश्न संख्या 29 देखिए। बात करें दोस्तों कर्नल टोड की, तो कर्नल टोड ने क्या नाम दिया था? रायथान। क्या नाम दिया था? रायथान या राजस्थान। रायथान या राजस्थान। कब दिया? 1929 में। 1929 में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको पीछे वाली वीडियो में बताया गया। इनकी पुस्तक का नाम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सभी राजस्थान के एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों को उनकी पुस्तक का नाम याद होगा। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। प्रश्न संख्या 29 देखिए। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या जयपुर में? तो ऑप्शन संख्या डी हमारा क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी, जयपुर में क्या है दोस्तों? राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण है। और ये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 के तहत बनाया गया। 1976 के तहत इसकी स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में हुई है। प्रश्न संख्या 30 देखिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो सत्य कथन है वो हमें देखने हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी दोस्तों? राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में अपने को जो सही कथन है वो देखना है प्रश्न संख्या 30 के अंदर। तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल तो नहीं करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह एक असंवैधानिक संगठन है। क्या है दोस्तों? असंवैधानिक संस्था है। तो राज्यपाल इनके सदस्यों की नियुक्ति तो नहीं करेगा। आयोग का गठन 15 मई 1999 को, ये बात बिल्कुल सही है। यह गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 2, 3 और 4 तो सही हो जाएंगे, जबकि पहला अपना गलत है। और बात करें इसकी पहले कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राजस्थान का समाज कल्याण विभाग है, उसके अधीन इसका जो नोडल एजेंसी है वो कौन है दोस्तों? राजस्थान का समाज कल्याण विभाग है, वो देखता है इसके अध्यक्ष और नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति की। बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो रेहाना रियाज चिश्ती है, वो इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है दोस्तों? रेहाना रियाज चिश्ती। और ये कब तक रहेंगी? तो ये दोस्तों फरवरी 2025 तक राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहेंगी रेहाना रियाज चिश्ती। तो ऑप्शन 2, 3, 4, ऑप्शन 2, 3, 4, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये पॉलिटी की तरफ से, कि राजस्थान में लोकायुक्त है वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? यानी कि राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त बता दीजिए आप कमेंट में, तब तक वर्तमान लोकायुक्त कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय को? तो दोस्तों राज्यपाल को है वो लोकायुक्त, किसको? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। और उसके साथ ही राज्यपाल वो क्या है दोस्तों? अपने ज्ञापन को मिलाकर उस प्रतिवेदन को संयुक्त रूप से विधानसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है। बात करें दोस्तों वर्तमान लोकायुक्त की, मैंने अभी आपसे पूछा था, तो वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों? पीके लोहरा का। पीके लोहरा, इनको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे पीके लोहरा को। क्यों? क्योंकि पीछे वाले जो वन रक्षक एग्जाम ले लीजिए, चाहे पिछला सीईटी ले लीजिए, उनमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पीके लोहरा, ठीक है, क्या थे?
पूर्व लोकायुक्त थे और वर्तमान में कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है, तो रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मेला कौन सा दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, कहाँ पर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ पर है। और इसमें कब मेला आयोजित होता है दोस्तों, बात करें श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो दोस्तों जो गणेश जी का मेला है वो अभी अपने सभी को ध्यान है कि गणेश चतुर्थी अभी हाल ही में अपने सभी ने गणेश चतुर्थी मनाई है। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी कौन सी थी, ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी थी। वहाँ पर कहाँ पर, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। बात करें दोस्तों चतुर्थी की, तो 3 चतुर्थी मनाई जाती हैं। कितनी मनाई जाती हैं, 3 चतुर्थी थी। एक चतुर्थी तो हो गई जो भाद्रपद में आती है, कौन से, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, जो अभी अपने मनाई है, भाद्र पक्ष चल रहा है, भाद्र माह चल रहा है ना, इसका शुक्ल पक्ष चल रहा है। और चतुर्थी अभी गणेश जी को सभी अपने घरों में लेके आए हैं, तो गणेश चतुर्थी, ठीक है, या इसे शिव चौथ भी बोला जाता है। दूसरी बनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल ना होकर क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, कार्तिक शुक्ल ना होकर यहाँ पर क्या होगा, कार्तिक कृष्ण चौथ होगा, ठीक है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। कौन सी मनाई जाती है, करवा चौथ मनाई जाती है। और तीसरी आती है दोस्तों माघ माह में, कौन से में, माघ, जिसे अपने माघ बोलते हैं ना, माघ, ठीक है। माघ में वो भी क्या आती है दोस्तों, कृष्ण चतुर्थी है। माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और भाद्र शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद माह की है वो तो है शुक्ल चतुर्थी, और वो दोनों क्या है, कृष्ण चतुर्थी है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तिल चौथ बोलते हैं। कौन से माह में, माघ माह में आने वाली चौथ को क्या बोलते हैं, तिल चौथ बोलते हैं। उसमें 7 प्रकार के तिल की पूजा की जाती है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों वो उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है या उदयपुर में। तो कमला अम्बा नदियों के तट पर, कमला अम्बा नदियों के तट पर बांध बनाकर कौन सी सिंचाई परियोजना चालू की गई दोस्तों, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थापित की गई है। किस जिले में, डूंगरपुर जिले में। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से, तो दोस्तों डूंगरपुर और उदयपुर जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है, रामसर आर्द्रभूमि सूची, रामसर साइट में, तो दोस्तों 1990 में, कब, 1990 में, किसे दोस्तों, तो सभी जानते हैं कि सांबर झील, कौन सी झील दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, साल्ट म्यूजियम भी बना हुआ है, ठीक है। इसके किनारे कौन सा चबूतरा है दोस्तों, आप बताएंगे, नटनी का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है, तो वो सांबर झील के किनारे ही बना हुआ है, ठीक है। बात करें दोस्तों ये सांबर झील में नमक उत्पादन की, तो संपूर्ण भारत के लगभग 8% नमक का उत्पादन कौन सी झील करती है, अकेले सांबर झील उत्पादित करती है। और ये भारत की सबसे 2 नंबर सेकंड सबसे लार्जेस्ट खारे पानी की झील है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो सभी जानते हैं, चिल्का झील उड़ीसा है। इसे कब शामिल किया गया तो दोस्तों, रामसर साइट में, तो रामसर साइट में इसे कब शामिल किया गया था, 1990 में। और इसके साथ ही दोस्तों कौन सा एक और रामसर साइट है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में वर्तमान में कितने 2 रामसर साइट है दोस्तों, तो 2 रामसर साइट है, एक तो है सांबर झील और दूसरी कौन सी है वो आप कहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे, समझ गए अच्छे से, कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप अच्छे से कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि राजस्थान की दूसरी जो रामसर साइट है वो कौन सी है। आप सोचते होंगे दोस्तों कि बार बार कमेंट बॉक्स में लिखने को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन अपने नॉर्मली होते हैं या जो क्वेश्चन अपने गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या जो साधारणतः क्या जिन्हें में सिली मिस्टेक अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं, वो अपने यदि कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी लिख कर याद करें तो वो अपने को क्या हो जाते हैं, स्थायी मेमोरी में चले जाते हैं। इस कारण से मैं आपको बार बार कमेंट बॉक्स में लिखने को बोलता हूँ। राजस्थान प्रश्न संख्या 35 देखिए, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता, जल पलावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या है। त्रिपक्षीय यानी कि जो तीनों समस्या है, लवणीयता भी है, क्षारीयता भी है और जल पलावन की समस्या भी वहाँ पर बनी हुई है। तो देखिए दोस्तों ये राजस्थान अपना है। और राजस्थान को जो उत्तरी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का उत्तरी सिंचाई क्षेत्र है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या है दोस्तों, जो कौन सी नदी, एक तो IGNP इंदिरा गांधी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना और घग्गर नदी, इन दोनों के कारण क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पर भूमि के नीचे कुछ से नीचे क्या है, चट्टानी भाग है, तो इसके कारण क्या है दोस्तों, जो नदी
घग्गर नदी और इंदिरा गांधी नहर का जल है वो क्या है दोस्तों नीचे भूमि में नहीं जा पाता, क्योंकि नीचे क्या है चट्टानी क्षेत्र है। तो वो क्या होता है दोस्तों जल रिसाव के द्वारा वापस क्या हो जाता है भूमि की ऊपरी सतह पर आकर क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है। और उसके साथ ही मिट्टी में लवणों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों वो लवण उस जल के साथ ऊपर आकर मिट्टी की ऊपर सतह बना लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों अनुपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है अनुपजाऊ हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाती है दोस्तों लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सोडियम कैल्शियम इस प्रकार के लवण क्या होते हैं उनकी मात्रा सर्वाधिक है मिट्टी में। और क्षारीयता भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। और जल प्लावन अर्थात जल क्या है मिट्टी के ऊपरी सतह पर जल का क्या हो जाता है जमा हो जाता है, भर जाता है जल, वो मिट्टी के सतह में अंदर नहीं जा पाता, मिट्टी क्या हो जाती है दलदली हो जाती है। तो गंगानगर का जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ का क्षेत्र और अनूपगढ़ का क्षेत्र, वहाँ पर क्या है दोस्तों कौन सी समस्या बनी हुई है लवणीयता, क्षारीयता और जल प्लावन की समस्या बनी हुई होती है। और इसका उपचार पूछा जाता है तो सामान्यतः अपने बात करें तो जिप्सम किसके द्वारा जिप्सम के द्वारा जो मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता का उपचार किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, अंतःस्थलीय जलोस्तरण क्षेत्र, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है उस क्षेत्र में ये समस्या बनी हुई है। और इसी के चलते हुए हनुमानगढ़ का बड़ोपल क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है दोस्तों वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है हो चुकी है पूर्ण रूप से अनुपजाऊ हो चुकी है। और वहाँ पर राजस्थान का पहला बात कर लेते हैं, राजस्थान का पहला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ की बड़ोपल में प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 36 देखिए किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है। तो दोस्तों नदियों की या सागर की या फिर अपने जलाशय तालाब की बात करें प्रदूषण की तो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित किसके कारण होते हैं मनुष्य की या मानवीय घटनाओं के कारण। जब अपने क्या नदी नालों का जल सीधे ही नदी क्षमा कीजिएगा उद्योगों का या शहर का जो गंदा जल है वो कहाँ पर छोड़ दिया जाता है नदी या जलाशयों में छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाती हैं प्रदूषित हो जाती हैं। तो बात करें दोस्तों जो चंबल नदी है वो कहाँ पर मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से निकल के आती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल के आती है और वहाँ से होती हुई वो कहाँ पर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करते हुए कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों से होती हुई कहाँ पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस क्षेत्र में दोस्तों राजस्थान की सीमा से पहले इस पे एक बांध बना हुआ है, कौन सा गांधी सागर बांध सभी जानते हैं, ठीक है। उसके पश्चात सबसे पहले आता है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर राजस्थान का पहला बांध चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर। उसके पश्चात आता है जवाहर सागर, ठीक है। और फिर अंत में कौन सा है कोटा बैराज बना हुआ है दोस्तों, कौन सा कोटा बैराज। तो बात करें दोस्तों इनके ऊपर चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहरों में तो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है कोटा ही है। तो ये तीन बांध तो किससे दोस्तों इससे पहले रह जाते हैं, कोटा शहर से पहले रह जाते हैं, जबकि कोटा बैराज है वो उसमें जल पहुंचने से पहले चंबल नदी के किनारे स्थित शहर कोटा है उसका जो प्रदूषित जल है वो किस नदी में छोड़ दिया जाता है उद्योग धंधों का वो चंबल नदी में छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जो कोटा बैराज है वहाँ पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 37 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो ये तो सभी जानते ही हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, पर्यटन विकास से है, खनन विकास से है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है या ऊर्जा विकास से है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित कौन सी योजना अपने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो किस किस को जोड़ती है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। और इसकी जो स्टार्टिंग करने का इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, ठीक है। राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ब्रॉडगेज राजमार्ग की लंबाई कितनी है, ये बतानी है दोस्तों अपने को 2010-11 के अनुसार, ये पुराने आंकड़े हैं। तो 2010-11 के अनुसार इसको क्या हो जाएगा 266.49 किलोमीटर, इसको ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट देखिए क्योंकि आंकड़ा पुराना हो चुका है दोस्तों, कोई नहीं पूछेगा इतना। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागू बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने बताया था ना कि इसी प्रकार के जो रेयर क्वेश्चन होते हैं ना वही अपने को क्या मिलते हैं दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। देखिए फिर से अपना प्रश्न संख्या 39 किसानों से वसूल की जाने वाले लाख भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वही हमें अन्य विद्यार्थियों से क्या लेके जाते हैं दोस्तों, 4 कदम आगे लेके जाते हैं, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों से हल होने वाले क्वेश्चन नहीं होते। जो जिसने इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे सिर्फ वही विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकता है, ठीक है।
पूर्व ताम्रपत्र 1536 ईस्वी, चोखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी, खेरोदा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी, आहड़ ताम्रपत्र 1206 ईस्वी। तो दोस्तों चोखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी है, उसमें किसानों से जो लाग बाग लिए जाते थे उसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जबकि आहड़ ताम्रपत्र है, ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, और इससे दोस्तों जो प्रतिहार शासक हैं उससे संबंधित जानकारी अपने मिलती है। कौन सा कूट सुमिलित नहीं है, कौन सा कूट सुमिलित नहीं है? जैसलमेर को मांड क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं। उदयपुर को मेवल देख लेंगे। प्रतापगढ़ को कंठल, बिल्कुल सही है। झालावाड़ टोंक को मालव क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बात करें दोस्तों उदयपुर को मेवल, तो मेवल क्षेत्र की बात करें तो जो डूंगरपुर अपना कौन सा दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा, जो दक्षिणतम जिले हैं दोनों अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनके मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है दोस्तों, मेवल कहलाता है। जबकि उदयपुर अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है, उदयपुर हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी, सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ष पर्वत शिलालेख। कहाँ पर है, हर्ष पर्वत सिक्कर या 975 ईस्वी का जो शिलालेख है वहाँ पर हमें किसका, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख हर्ष पर्वत शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों हाल ही के अंदर रोप वे भी स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों, जो जीर्ण माता मंदिर है हर्ष पर्वत शिखर, वहाँ पर क्या है, रोप वे स्थापित कर दिया गया है। और राजस्थान का कौन सा रोप वे यहाँ पर स्थापित हुआ है यह आप लोग बताएंगे। यदि आप लोग नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तेदड़ आभूषण पहना जाता है, तेदड़ आभूषण पहना जाता है। तो तेदड़ आभूषण तो सभी जानते हैं दोस्तों कि स्त्रियों के पैरों का आभूषण कहाँ का है, स्त्रियों के पैरों का आभूषण है। नेक्स्ट एक प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43, मायडरो हिल्लो रचना किसकी है? मायडरो हिल्लो रचना तो मेघराज मुकुल की है, केसरी सिंह की है, मुरारीदान की है या कन्हैयालाल सेठिया की है? तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल जी सेठिया की रचना क्या है, मायडरो हिल्लो है। इसके अलावा इनकी बहुत सी रचनाएं दोस्तों, सर्वाधिक इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं एक बार ध्यान दे लीजिएगा। रमजियारा सोरठा, पत्थल पित्थल, मिंजर सतवाणी, ठीक है, नील टाँच, धरती दोहरारी, जमीन रो धनी कुण, ठीक है, जमीन रो धनी कुण, शबद, वन फूल, अग्निवीणा, आकाश गंगा, इस प्रकार की रचनाएं हैं। प्रमाण, प्रणाम, इस प्रकार की रचनाएं वो किसकी है, कन्हैयालाल जी सेठिया की रचनाएं हैं। इनमें से पातल पित्तल सर्वाधिक बार पूछी जाती है दोस्तों, पातल पित्तल रचना किसकी है? कौन सा कूट सुमेलित है? आमिर काव्य, जैन चंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, राधा वल्लभ मंडन, गुण रूपक वीर बाण। तो आमिर काव्य, जयचंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, राधा वल्लभ मंडन, गुण रूपक वीर बाण। तो ऑप्शन सी राधा वल्लभ मंडन ये एक ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो बात करें पृथ्वीराज विजय की तो ये चंद्र बरदाई का ना होकर किसका है दोस्तों, जयानक का है। किसका है, जयानक का, ठीक है, जयानक की रचना है। किसकी है, जयानक की रचना है। बात करें चंद्र बरदाई की रचना की तो सभी जानते हैं चंद्र बरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। बात करें हमीर काव्य की, हमीर काव्य की तो जय सिंह सूरी की रचना है। किसकी है दोस्तों, जय सिंह सूरी की रचना है हमीर काव्य। इसके साथ ही सारंगधर की रचना भी है। हमीर काव्य दो रचनाएं हैं दोस्तों, एक तो है जय सिंह सूरी की और एक है सारंगधर व्यास की। नेक्स्ट देखिए, डूंगजी जवाहर जी का संबंध था, डूंगजी जवाहर जी का संबंध किससे था? तो दोस्तों बात करें शेखावटी ब्रिगेड से। किससे था दोस्तों, शेखावटी ब्रिगेड। इसकी जब मुख्यालय कहाँ पर था, झुंझुनू में था। कहाँ पर था, झुंझुनू में। वहाँ पर रिसालदार का काम किसका था, डूंगजी का था। किसका था दोस्तों, रिसालदार की नौकरी पर कौन थे, डूंगजी थे। और इन्होंने कब, 1847 में, 1857 की क्रांति से 10 वर्ष पहले डूंगजी जवाहर जी ने 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी को क्या कर लिया, लूट के उनका धन क्या किया था दोस्तों, गरीबों में बांटने का ये कार्य करते थे, अमीरों से धन लूटकर। उसके पश्चात इनको अंग्रेज़ों ने मारवाड़ और बीकानेर की सेना की सहायता से इन्होंने क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और डूंगजी को जोधपुर के मेहरानगढ़ में और जवाहर जी को बीकानेर के अंदर कैद करके रखा गया था आजीवन, ठीक है। और बात करें डूंगजी की छतरी की तो डूंगजी की छतरी भी कहाँ पर, कागा, जोधपुर में बनी हुई है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके संबंध है, यानी कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किसके मध्य हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात करें दोस्तों तो ये हुआ था अपने हीरालाल जी शास्त्री और जयपुर रियासत के मध्य। किसके मध्य दोस्तों,
जयपुर प्रजामंडल और जयपुर रियासत के मध्य संबंध जो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, इसके तहत क्या हो गया, ये पीछे वाली वीडियो में आपने बात की थी कि जो जयपुर रियासत है वो अंग्रेज़ों के जो विरोधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, उनकी गिरफ्तारी में उनकी सहायता नहीं करेगी, और उसके बदले में जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन के मध्य भाग नहीं लेगा। इसके विरोध में दोस्तों बाबा हरीश चंद्र ने आज़ाद मोर्चा की स्थापना कर दी थी। कब? सितंबर 1942 की बातें हैं ये। और उसका पुनः विलय डॉक्टर, क्षमा कीजिएगा डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल जी नेहरू ने करवाया था। कब? 1945 में। नेक्स्ट देखिए, वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में, गलियाकोट में तो और बचुंडला में, महेंद्रसर में। तो बचुंडला प्रतापगढ़ कहाँ पर? बचुंडला प्रतापगढ़ में वीरों के स्मारक स्तंभ स्थित है। और यहीं पर दोस्तों कौन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे पीछे अपनी चुनावी यात्रा के दौरान, और इन्होंने क्या किया, इसको क्या किया दोस्तों, जो भारत की क्या है, भारत की धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इनको क्या किया, इसको प्रसिद्ध करने का या इसको विकसित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 48, भरत सूप हुरमजी आरी किससे संबंधित है? भरत सूप हुरमजी और आरी किससे संबंधित है? भरत सूप हुरमजी आरी किससे संबंधित है? पीपल नक्काशी से, गलीचा व दरी उद्योग से, ब्लू पोट्री से, कढ़ाई और पेचवर्क से। तो कढ़ाई और पेचवर्क से संबंधित कौन क्या क्या शब्दावली है दोस्तों? तो भरत सूप हुरमजी और आरी कढ़ाई और पेचवर्क से संबंधित है। कढ़ाई दोस्तों अंगरखी पर, घाघरी पर, चुनरी पर, ठीक है, आदि पर किए जाने वाली एक हस्तकला है। नेक्स्ट देखिए, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों जो राजस्थान के एजीजी थे उस समय वाल्टर, उन्होंने कहाँ पर? अजमेर में दोस्तों, अजमेर में राजस्थान के विभिन्न रियासतों के शासकों को बुलाया और राजस्थान के अंदर विवाह की जो न्यूनतम आयु है दोस्तों, विवाह की, लड़के और लड़की दोनों के विवाह की न्यूनतम आयु के निर्धारण के लिए, और क्या दोस्तों, निर्धारण के लिए और समाज में प्रचलित अन्य कुप्रथाओं के रोक के लिए वाल्टर समिति गठित की थी। और इन्होंने अजमेर के अंदर एक सभा आयोजित की, ठीक है। कब? 15 मई 1999 को, 15 मई 1999 को, क्षमा कीजिएगा, 15 मई 1999 को नहीं, वाल्टर समिति गठित हुई थी अपनी, वाल्टर समिति अपनी गठित हुई थी दोस्तों 10 मार्च को। कब हुई थी? 10 मार्च को, क्षमा कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, 10 मार्च 1988 को गठित हुई थी, 10 मार्च 1988 को, क्योंकि 1990 में तो वाल्टर नहीं था, कहाँ से शब्द निकल गया गलती से। वाल्टर समिति के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में, अपने को याद रखना है। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो सभी जानते हैं दोस्तों, केसरपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, ये किसकी खाने हैं? सॉरी, ये सोने की खाने हैं। और केसरपुरा किसकी खान है दोस्तों? हीरे की खान है। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। बात करें जगतपुरा भूकिया की, ये किसकी खान है? सोने की खान है। काला गुमान किसकी खान है? मैंगनीज की खान है। तो देखिए दोस्तों, आज के अपने ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित सीटी के कंप्लीट हुए, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।